हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखिए, ये आपके पास बेस थ्योरम पर जो है पूरी एक्सरसाइज है और काफी हद तक जो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग है वो सेम है कि आपको सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकालने पड़ते हैं जिन्हें हम E1, E2 या E3 के नाम से बुलाते हैं. देन उन पर डिपेंडेंट एक इवेंट होता है जो कॉमन होता है जिसको हम ए से डिपिक्ट करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज बनती हैं और फिर हमसे क्वेश्चन में रिवर्स जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. अ फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी. पास्ट रिकॉर्ड शो दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम एंड बी 40% ऑफ द आइटम. Further, 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. तो देखिए, जो कॉमन चीज हो गई, चाहे मशीन A ने प्रोड्यूस करा चाहे मशीन B ने प्रोड्यूस करा, डिफेक्टिव होना कॉमन चीज हो गई. All the items are put and then one item is chosen at random found to be defective. ये देखिए, ये जो चीज होती है ये आपके पास कॉमन चीज है. मशीन ए ने बनाया, मशीन बी ने बनाया, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है. लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है? चाहे मशीन ए ने प्रोड्यूस करा है चाहे मशीन बी ने प्रोड्यूस करा है, जो भी आइटम निकल कर आई वो डिफेक्टिव है. तो यहां पर हम इवन इवेंट को क्या लेट करेंगे कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, राइट. E2 इवेंट क्या हो जाएगा? आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी. कॉमन चीज क्या है? चाहे ए ने प्रोड्यूस करा चाहे बी ने प्रोड्यूस करा, डिफेक्टिव आइटम निकल कर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो देखिए, मशीन ए ने प्रोड्यूस करा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 60%, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है. ठीक है. मशीन बी ने प्रोड्यूस करा, इसके क्या चांसेस हैं? 40%. नाउ अगर मशीन ए ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकले, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मशीन ए ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव आइटम निकले? ऐसा यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास 2% आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए इज डिफेक्टिव, यानी 2%. और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मशीन 2 ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकले, इसके चांसेस क्या है हमारे पास? 1%. ठीक है जी. अब देखिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, तब टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. लेकिन अगर आपसे E1 या E2 की प्रोबेबिलिटी मांगे तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है और वहां बेस थ्योरम लग जाती है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी? तो हमने तो यही लेट कर रखा है E2 इवेंट को, तो उसने आपसे E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांग ली, जबकि क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो आइटम आपने निकाली वो डिफेक्टिव है, यानी ये आपको गिवन है कि डिफेक्टिव है. आप ये बताओ, ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि मशीन बी ने प्रोड्यूस करा है, यानी आपको E2 अपॉन ए निकालना है. यानी हमें पता है कि डिफेक्टिव है, सिर्फ ये बताओ कि वो सेकंड यानी बी मशीन ने प्रोड्यूस करा है. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, राइट. दिस इनटू दिस. ठीक है जी. तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 40 अपॉन 10,000 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू दिस, ये आ जाएगा 120 अपॉन में 10,000 एंड दैट इज 40 अपॉन में 10,000. तो एलसीएम कट जाएगा, 40 अपॉन 160 बचेगा, जो कि आपका पास कटकर कितना आ जाएगा? 1/4, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Two groups are competing for the position on the board of director for the corporation. The probability that first and second group will win 0.6 and 0.4 respectively. यानी पहला ग्रुप जीत जाएगा, उसके चांसेस है 0.6, दूसरा ग्रुप जीत जाएगा, उसके चांसेस है 0.4. If the first group wins, अगर पहला ग्रुप जीतता है, the probability of introducing a new product is 0.7 and 0.3 of second group. यानी देखिए, पहला ग्रुप जीते या दूसरा ग्रुप जीते, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, वो इंडिपेंडेंट है, यानी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती. लेकिन दोनों में ही कॉमन चीज क्या है? चाहे पहला ग्रुप जीते चाहे दूसरा ग्रुप जीते, कॉमन चीज है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, राइट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप. देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट ग्रुप जीता है या सेकंड ग्रुप जीता है, फिर उसमें कॉमन चीज की बारी आती है जो कि है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना. तो यहां पर हमने E1 इवेंट को लेट कर लिया, विन बाय फर्स्ट ग्रुप,
ठीक है, और रिजल्ट इज सेकेंड ग्रुप ने जीत लिया। कॉमन चीज क्या है कि न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपको गिवन है कि फर्स्ट ग्रुप जीते उसके चांसेस है 0.6, सेकेंड ग्रुप जीते उसके चांसेस भी आपको दे रखे हैं 0.4, एंड ये भी दे रखा है कि अगर फर्स्ट ग्रुप जीते और प्रोडक्ट लॉन्च हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट ग्रुप जीते, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च, दैट इज 0.7, और अगर सेकेंड ग्रुप जीते और प्रोडक्ट लॉन्च हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। अब आपसे अगर E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी मांगी गई होगी तो ये बेस थ्योरम होगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च, मतलब ये पता है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, यानी ये तो गिवन है। आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि सेकेंड ग्रुप जो था वो जीता था, तो आपके पास E2 अपॉन ए निकालना है यहां पर। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए, क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ये न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। अब वैल्यूज हमारे पास है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.12, इसको इससे इंटू करेंगे ये कितना आएगा 0.42, 0.12, दैट इज 0.12, 0.54, राइट। डेसिमल हटा दीजिए, डबल जीरो यहां आ गई, इसका डेसिमल उठाएंगे डबल जीरो, तो ये आपके पास सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 2/9, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, ठीक है, इफ शी गेट 5 और 6 शी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स। अगर उसकी डाई में 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करेगी और उसके नंबर ऑफ हेड जो है वो नोट करेगी। इफ शी गेट 1, 2, 3 और 4 शी टॉस अ कॉइन वंस, एक ही बार कॉइन को टॉस करेगी, एंड नॉट वेदर अ हेड और टेल ऑब्टेन, ठीक है। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, देखिए कॉमन चीज ये हो गई एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद द डाई। पहले क्या हुआ है, पहले डाई थ्रो हुई है और 1, 2, 3, 4 या 5, 6 में से कुछ आया, और उसके बाद या तो आपने कॉइन को एक बार टॉस करा है या फिर 3 बार। तो देखिए आपके पास ये लेते हैं कि अगर उसने डाई थ्रो करी और 1, 2, 3, 4 आया, अगर 1, 2, 3, 4 आया होगा तो उसने कॉइन को एक बार टॉस करा होगा, या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। और अगर उसने डाई थ्रो करने पर 5 और 6 आया तो उसने कॉइन को 3 बार टॉस करा, और 3 बार थ्रो करने पर कितने आउटकम्स आते हैं, 8 आउटकम। कैसे, कॉइन के फेस होते हैं 2, उसकी पावर 3, जितनी बार आप थ्रो करोगे 8 आउटकम्स। इट्स नॉट 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 होता तो ऐसे लिखते ना, पावर थोड़ा ना लगाते, पावर का मतलब है 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आउटकम्स बनेंगे। 8 का आधा कितना होता है 4, 4 बार हेड लिख लीजिए और 4 बार टेल, ठीक है। फिर 4 का आधा 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का आधा 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये हमने आपको ऑलरेडी जो है वो 11th क्लास की वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आउटकम बनाए जाते हैं। 8 आउटकम आ गए, आधा 4 बार हेड लिखा था, 4 बार टेल लिखा था, फिर 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये आपके पास वो 8 आउटकम्स बनकर तैयार हो गए। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, अगर हम E1 और E2 इवेंट की बात करें तो E1 और E2 आपके पास हुआ है या तो डाई ने 1, 2, 3, 4 शो करा है, या फिर डाई शोज 5 और 6। ना कॉमन चीज क्या हुई है, कॉमन चीज है हेड को नोट करना है और एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड हमें लिखना है। तो चलिए E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आप एक डाई थ्रो करते हैं और 1, 2, 3, 4 आए, इसके चांसेस क्या है 4/6, और अगर हम डाई थ्रो करें उसमें 5 और 6 आए, उसके चांसेस क्या है 2/6, राइट। अब आपके पास अगर डाई में 1, 2, 3, 4 आया था और एग्जैक्टली 1 हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स 1/2। और अगर आपके पास 5 और 6 आया था और एग्जैक्टली 1 हेड आए तो एग्जैक्टली 1 हेड वाले चांसेस देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया आपके पास, और एक ये, यानी कितने आउटकम्स हो गए आपके पास 3/8।
ना क्वेश्चन में अगर E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ये बेस थ्योरम है, और यही पूछा है, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी थ्रू 1 2 3 और 4, यानी आपसे E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जबकि ये गिवन है कि एग्जैक्टली 1 हेड आया है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, probability of E1, probability of A upon E1 whole upon probability of E1, probability of A upon E1, probability of E2, probability of A upon E2। Now this into this करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/12, डिनोमिनेटर में भी 4/12, और ये कितना हो गया हमारे पास 3 2 6 इंटू अपॉन में 48। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम, ताकि आपके पास सेम आ जाए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके जब इसका आंसर लेकर आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/5। तो आई होप आप कैलकुलेशन पोर्शन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज कैलकुलेशन नहीं है, मेन चीज आपको यही समझना था जो आपको शायद समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं रही हो, क्योंकि मोरलेस सेम सा कंसेप्ट है। अगर आप सभी क्वेश्चन की बात करें, अगर आप एक दो एग्जाम्पल्स भी ढंग से समझ लेते हैं तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस में कैसे करना है। चलिए, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन A, B and C. First operator A produce 1% defective item while B and C produce 5 and 7% defective item. तो ये बता रहे हैं कि A और B, C 3 ऑपरेटर हैं, डिफेक्टिव आइटम पहले बता दी गई है। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ए मशीन ने कितना प्रोड्यूस करा, बी ने कितना प्रोड्यूस करा, सी ने, उसके बाद डिफेक्टिव की बात आती है ना, क्योंकि कॉमन चीज बता दी कि चाहे मशीन ए ने प्रोड्यूस करा, चाहे बी ने, चाहे सी ने, आपका डिफेक्टिव आइटम निकला। ठीक है जी। तो यहां पर आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है, ए इज ऑन द जॉब 50%, बी इज 30% एंड सी इज 20% ऑफ द टाइम। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो यहां पर जो आपको E1 E2 इवेंट है वो बाद में दे रखा है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन की बात आएगी, फिर कॉमन इवेंट की बात आएगी ना, डिफेक्टिव की। तो यहां पर आपके पास E1 इवेंट क्या है कि जो आइटम है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए या ऑपरेटर ए, देन मशीन बी, सिमिलरली मशीन सी। और कॉमन चीज क्या है कि चाहे ए ने बनाया चाहे बी ने बनाया, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, ये रहा आपके पास 50%, कि जो ऑपरेटर ए है वो 50% मशीन पर रहता है, ऑपरेटर बी जो है वो 30% मशीन पर रहता है, और ऑपरेटर 3 जो है वो 20% मशीन पे रहता है। अब कॉमन चीज की बारी आएगी डिफेक्टिव, यानी अगर मशीन ए द्वारा प्रोड्यूस करा गया और डिफेक्टिव निकला तो कितना परसेंट चांसेस है, 1%। मशीन बी द्वारा प्रोड्यूस करा गया और डिफेक्टिव निकला, उसके चांसेस कितने हैं, 5%। और मशीन 3 ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकला, इसके चांसेस कितने हैं, 7%। राइट। अब आपसे अगर E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी मांगेगा तो ये बेस थ्योरम हो जाएगी, और यही बोला है उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो आपसे E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगी गई है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। क्या फॉर्मूला बनता है डियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, probability of E2, probability of A upon E2 plus probability of E3, probability of A upon E3, right? This into this करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 50 upon 10,000. This into this 50 upon 10,000. This is 150 upon 10,000. Similarly 140 upon 10,000. तो आपका 10,000 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इट्स 50 अपॉन 340। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 अपॉन 34 आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। 52 कार्ड के एक पैक में से एक कार्ड गुम जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, यानी 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन दैट आर फाउंड बोथ डायमंड। यानी कॉमन चीज क्या है, चाहे आपका वो एक कार्ड जो गुमा है वो डायमंड हो या ना हो, आपने जो कार्ड रिमेनिंग कार्ड में से निकाले वो डायमंड ही निकालने हैं, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। आप देखिए कि रिमेनिंग कार्ड में से डायमंड निकले, ये इस बात पर डिपेंड करता है पहले कि कार्ड जो गुमा था वो डायमंड है या नहीं। तो सबसे पहले वही इवेंट आता है जो सबसे पहले हुआ है। तो E1 और E2 इवेंट को हम क्या ले रहे हैं, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड,
और E2 इवेंट हमने ले लिया, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। और कॉमन चीज ये है कि आपने 2 जो है वो डायमंड जो है ड्रॉ करे हैं बाद में। अब अगर डायमंड लॉस्ट हुआ हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 13 में से कोई भी एक पत्ता गुम गया, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है, दैट इज 1/4। अगर डायमंड नहीं गुमा तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4, राइट? या तो आप 39/52 कर सकते हैं, या फिर 1 में से इसके माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं कि डायमंड ना हो, तो डायमंड के अलावा जितने भी कार्ड हैं, ठीक है ना, तो आप वो लिख सकते हैं। तो 13/52 इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास डायमंड कार्ड गुमा है, और 39/52 जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3/4, ये प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड कार्ड के अलावा कोई कार्ड गुमा है, क्योंकि 39 कार्ड जो हो गए वो अदर देन डायमंड हो गए। अब कॉमन चीज, अगर डायमंड गुमा है और आपने 2 डायमंड निकाले हैं, अगर डायमंड गुमा है और आपने 2 डायमंड निकाले हैं, तो पहले डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 12/51, यानी 12 में से कोई कार्ड निकल सकता है और 51 में से इनटू, क्योंकि आपने एक और कार्ड निकाला है, अब कितने कार्ड्स रह गए होंगे? 11 में से कोई एक डायमंड निकल सकता है, और यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास? 50, राइट? अगर डायमंड के अलावा कोई कार्ड गुमा है और आपने 2 डायमंड निकालने हैं, तो 13 में से कोई भी डायमंड निकल सकता है और 51 में से कोई एक कार्ड, इनटू में 12 में से कोई डायमंड निकल सकता है, अपॉन में 50 में से कोई कार्ड, ठीक है कि नहीं? अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी गई है? E1 E2 में से किसी की मांगी गई है, बिल्कुल। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड इज बीइंग डायमंड, यानी आपसे प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन A मांगा गया है, तो क्या फॉर्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50, ये न्यूमरेटर हो गया आपका, 1/4 इंटू 12/51 इंटू 1/50, एंड दिस इज 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। तो अगर आप एलसीएम देखेंगे तो दिया, देखिए इनका एलसीएम 451 सेम है, तो आप बेशक सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपको आंसर चाहिए तो। ये आपके पास आ जाएगा 132, तो ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कट जाएगा, ये 132 आ गया आपके पास, सॉरी ये भी आपके पास कितना आ गया? 132, और ये आपके पास आ गया 468, ठीक है जी। तो ये 132/600 सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11/50, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रूव दैट A स्पीक्स ट्रुथ 4/5, प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रुथ 4/5, यानी A सच बोलता है, इसके चांसेस है 4/5, तो वो झूठ बोलता है, इसके चांसेस 1 में से माइनस कर लीजिए, 1/5, राइट? एक्चुअली वो झूठ सच किस बारे में बोल रहा है पहले तो ये पता होना चाहिए। अ कॉइन इज टॉस एंड A रिपोर्ट दैट अ हेड अपेयर, बेसिकली जो ये पर्सन है इसको क्या रिपोर्ट करना है? एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आया है या नहीं आया ये बताना है उसको। प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, तो सबसे जरूरी तो ये है कि कॉइन को आपने पहले टॉस करा, उसमें हेड आया या नहीं आया, फिर उसने सच बोला या झूठ बोला वाली बात आती है। तो E1 इवेंट ले लीजिए कि हेड अपेयर, और E2 इवेंट आपके पास आ गया टेल अपेयर, या फिर आप कह सकते हैं हेड नॉट अपेयर। और कॉमन इवेंट है कि उसको रिपोर्ट करना है हेड, ठीक है। अब हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। हेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। अगर हेड आया और उसने हेड रिपोर्ट करा तो वो सच बोल रहा है, उसके चांसेस 4/5 हो गए। और अगर हेड नहीं आया और फिर भी उसने रिपोर्ट करा कि हेड आया है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? तो E1 या E2 में से किसी की मांग रहा होगा। तो आपसे क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, इसका मतलब वो E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो E1 अपॉन A। तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू दिस, यानी आपके पास आ जाएगा 4/10 प्लस 1/10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4/5, ठीक है जी। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा।
इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, है ना, जैसे हम लेस देन ग्रेटर देन लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सेट में साइन होता है। ए छोटा सेट है। छोटा सेट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए के अंदर इवेंट है 1,2, तो बी में उससे ज्यादा इवेंट होंगे। ग्रेटर देन का साइन है ना, तो बी बड़ा होगा, 1 2 3, इसे बोलते हैं सबसेट। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बी सेट है और ये आपके पास ए सेट है, उसके अंदर छोटा सेट होता है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 के इक्वल नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन निकालते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है। तो अगर मैं इन दोनों को कॉमन ढूंढूं, ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछूं तो क्या आ जाएगा, 1,2 ही आ जाएगा, यानी आपके पास दोबारा से ए ही आ गया। और आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, ए और बी में अगर हमसे कॉमन पूछा जाए तो ए ही आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर आप इसमें कॉमन देखते हैं तो ए आ गया। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आ गया, अगर ए सबसेट है बी का, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन भी ए के इक्वल आ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। अब पहला जो पोर्शन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, हम अपना ही फॉर्मूला लगाते हैं, इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए। इंटरसेक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो ये फर्स्ट पार्ट तो गलत आ रहा है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन दिस, जबकि ये गलत है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब बात आती है इन दोनों में से किसी ऑप्शन की, तो वो अकॉर्डिंगली ग्रेटर देन लेस देन वाला है। तो देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो लेस देन होती है और इक्वल हो सकती है 1 के। तो मान लेते हैं जैसे कि हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है लेस देन और इक्वल होगी 1 के, क्योंकि अब 1 से बड़ी नहीं हो सकती, लेस देन होती है, इक्वल हो सकती है। अब हम इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमने कर दिया रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने से क्या होता है डियर, साइन बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा इस साइड, और 1 का रेसिप्रोकल तो खैर 1 ही रह जाएगा। अब हमें ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इस वाले पॉइंट से मैच करता हुआ आपका कौन सा पॉइंट है, दैट इज ऑप्शन सी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे अपनी तरफ से एक सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।